अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 9th क्लास के पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2026 का है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। पार्ट 1 है सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपको गिवन नहीं है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करें, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे। तो गिवन क्या है, 4th रूट ऑफ a क्यूब बाय b क्यूब इंटू 4th रूट ऑफ b क्यूब बाय c क्यूब इंटू 4th रूट ऑफ c क्यूब बाय a क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इनकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी। 4th रूट ऑफ a क्यूब, b जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी। इसी तरह 4th रूट ऑफ b क्यूब, c न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, इंटू 4th रूट ऑफ c क्यूब, a न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये 4th रूट है तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, 1/4। तो a क्यूब इंटू b रेज टू पावर -3। इसी तरह हम इन दोनों को भी करेंगे। ये पावर 1/4 और ये भी पावर 1/4। अब ये पावर होल पावर 1/4 इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे सेपरेटली। a क्यूब 1/4, b रेज टू पावर -3 1/4, b रेज टू पावर 3 1/4, c रेज टू पावर -3 होल पावर 1/4, c रेज टू पावर 3 होल पावर 1/4 और a रेज टू पावर -3 होल पावर 1/4। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाय 4। a रेज टू पावर 3/4, b रेज टू पावर -3/4, यहाँ आ जाएगा b रेज टू पावर 3/4, c रेज टू पावर -3/4, c रेज टू पावर 3/4 एंड a रेज टू पावर -3/4। अब जिनकी बेसेस सेम है उनकी पावर्स हम ऐड कर लेंगे। बेस हमारे पास a, b और c है। एक दफा a की पावर में है 3/4 और ये -3/4। इसी तरह b की पावर में -3/4 है और ये क्या है, +3/4। इसी तरह c की पावर में -3/4 और ये क्या है, +3/4। अब ये देखिए पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा a की पावर 0, b की पावर 0 और c की पावर 0। किसी भी पावर 0 तो वो 1 के इक्वल हो जाता है और 1 और 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 से लेकर 6 तक। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 5 6 और सेट बी के हैं 1 2 3। यूज वेन डायग्राम्स टू शो दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है लेकिन वेन डायग्राम को यूज करके। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेट ए और सेट बी किस टाइप के हैं, मींस कि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है या नहीं। अब देखिए 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, मींस कि ये ओवरलैपिंग सेट है। ये सेट ए और ये सेट बी दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अब 2 के अलावा 5 और 6 ए के एलिमेंट हैं, 5 और 6। 2 के अलावा 1 और 3 बी के एलिमेंट हैं। तो इसके अलावा कौन बच गया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इन दोनों में नहीं आ रहा, मीन्स के 4 यहाँ आएगा सेट ए और सेट बी से बाहर यूनिवर्सल सेट में। अच्छा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, हमने सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो मीन्स के जो शेडेड पार्ट होगा वो हमारा सेट ए और बी दोनों होंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं ए यूनियन बी को।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, हमने यूनिवर्सल सेट आंसर में लिखना है, लेकिन उसमें से हम माइनस कर लेंगे ए यूनियन बी को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास शेड हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट, लेकिन ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे, वो वाला पार्ट हमारा शेड नहीं होगा। इस तरह से ये वर्टिकल लाइन शो कर रही है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, मीन्स कि हमारे आंसर में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो इसके लिए भी पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट 5 और 6 और 2 दोनों में कॉमन है, 1, 3 एंड 4। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स के यहाँ यूनिवर्सल सेट आएगा, लेकिन उसमें से हम ए को माइनस कर देंगे। तो हम शेड कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट को और सेट ए को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें ग्रीन लाइंस हॉरिजॉन्टल है, ये शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है हमें बी को। शेड होगा यूनिवर्सल सेट, लेकिन उसमें से हम छोड़ देंगे सेट बी को। तो ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट और हमें इसमें से छोड़ देना है सेट बी को। इस तरह से बी को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये रेड वर्टिकल लाइन शो कर रही है बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब इसमें से हमने सेट बी का पार्ट छोड़ दिया और बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट शेड कर दिया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स के इन दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है वो हमें आंसर में लिखना है। ठीक है, कॉमन पार्ट कौन सा है, जिसमें ग्रीन लाइंस भी आ रही हैं और रेड लाइंस भी आ रही हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस भी आ रही हैं और ये वर्टिकल रेड लाइंस भी आ रही हैं। ये शो करेगा कॉमन पार्ट, मीन्स के इसके इंटरसेक्शन को। तो ये पार्ट हमारे पास कौन सा बन रहा है, अब सेट ए में सिर्फ और सिर्फ रेड लाइंस हैं और सेट बी में सिर्फ ग्रीन लाइंस हैं, और ये कॉमन पार्ट किसी में भी नहीं आ रहा, इसमें कोई भी लाइन नहीं आ रही। ठीक है, मीन्स के कॉमन पार्ट हमारे पास इंटरसेक्शन वाला कौन सा बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये बाहर बाहर का। इन दो सेट्स के बाहर जो यूनिवर्सल सेट है ये पूरा हमारे पास इंटरसेक्शन में है। अब इसमें भी कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4। यहाँ से भी आंसर 4 आ रहा है और यहाँ से भी 4 आ रहा है। तो मीन्स के दोनों का शेडेड पार्ट इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 है, अ साइक्लिस्ट travel 10 kilometer due to south and then 24 kilometer due to west. What simple bearing should the cyclist take to return directly? ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, ये आपके पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 10 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है साउथ की डायरेक्शन में। ये साउथ है, ये साउथ है, तो साउथ की डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है इस तरह से। एंड देन 24 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, और फिर वेस्ट की यहाँ से नेक्स्ट वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है और 24 किलोमीटर। What simple bearing should
द साइक्लिस्ट टेक, आपने बेरिंग फाइंड आउट करना है टू रिटर्न डायरेक्टली, कि अगर वो यहाँ से इनिशियल पोजीशन पर डायरेक्टली रिटर्न करे, मीन्स के अगेन इसी रास्ते को फॉलो ना करे बल्कि वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेवल करे, तो उसका बेरिंग क्या होगा। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहां से हमने बेरिंग फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से। तो यहां से बेरिंग फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है यहां पर हम नॉर्थ ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आ रहा है, तो आपका बेरिंग ये आएगा जो कि आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, इसको कह देते हैं ए बी एंड सी। तो हमने बेरिंग फाइंड आउट करना है फ्रॉम सी टू ए। अब देखिए ये बेरिंग हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। अब देखिए ये दो नॉर्थ डायरेक्शन है, दो नॉर्थ है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अब सी टू ए एक ट्रांसवर्सल है जो कि पैरेलल लाइन में से पास कर रहा है। जब भी दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल पास करता है तो उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी वही होगा जो ये होगा। अब ये एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अब ये एंगल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल फाइंड आउट करना इजी। अब देखिए ये एंगल जो है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में बन रहा है, ठीक है, जिसके दो साइड्स गिवन है। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे ए बी सी। अब एंगल हमें ये वाला फाइंड आउट करना है ट्राइंगल में, तो इसको हम बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, ए को हम बेस पे ले लेते हैं, बी एंड सी हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल ए, जिसका हमें बेस गिवन है 10 और परपेंडिकुलर गिवन है 24। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है टेंजेंट का। टेंजेंट की रेशियो को यूज करके हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के दरमियान से अगर एक ट्रांसवर्सल पास करें तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये हमें एंगल मालूम हो जाएगा। तो पहला हमारा काम क्या है कि हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर बी सी क्या है 24 किलोमीटर और ए बी क्या है 10 किलोमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है एंगल ए। तो हम टेंजेंट को यूज करेंगे, टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी है डिवाइडेड बाय बेस है ए बी। तो बी सी है 24 और ए बी है 10, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2.4, तो एंगल आ जाएगा 67.4 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल हमें मालूम हो गया है, ये एंगल ए कितना है 67.4 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है एन सी ए। तो हम क्या कहेंगे, सिंस ए बी is parallel to NC and AC is transversal, passes through parallel lines. So ये alternate angle equal होंगे, NCA angle NCA is equals to angle CAB। ठीक है,
और एंगल सी ए बी मीन्स के एंगल ए अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 67.4 डिग्री। अब ये बेरिंग है, 3 डिजिट्स होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट में हम 0 लगा देंगे। तो ये एंगल आपने फाइंड आउट करना था। में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इन द फिगर बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, इसमें हमने एक पैरेलल लाइन ली है बी सी के डी ई। ठीक है, डी ई पैरेलल है साइड बी सी के। देन फाइंड पार्ट ए में रेशो डी ई बाय बी सी, मीन्स के रेशो हमें फाइंड आउट करनी है डी ई बाय बी सी। नेक्स्ट पार्ट बी है रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इनके एरियाज में रेशो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये छोटी ट्राइंगल है ए डी ई, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इफ द एरिया ऑफ ए बी सी इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट डी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई। अब ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है डी बी सी ई, इसका भी हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है बी से। अगर किसी ट्राइंगल में हम एक साइड के पैरेलल लाइन बना दें तो क्या होता है, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये दोनों सिमिलर होती हैं, मीन्स कि ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है ए डी ई और ये जो लार्जर ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ट्राइंगल में बना दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी इक्वल हैं। ठीक है, अब ए डी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी के बारे में हमें बताया गया है कि ए डी 5 सेंटीमीटर है और डी बी 3 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगी आपके पास साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होंगी। तो एक साइड हम नोन ले लेंगे और एक अननोन। पार्ट ए में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशो फाइंड आउट करनी है डीई और बीसी की, मीन्स कि इसकी और इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। पहले हम अननोन साइड लिख लेंगे, डीई बाय बीसी किसकी इक्वल होगा, और दूसरी नॉन साइड से ले लेंगे। ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पहले हमने डीई लिया है तो दूसरी राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, पहले साइड लेंगे ये स्मॉलर ट्राइंगल की। ठीक है, लार्जर ट्राइंगल की पहले भी हमने डिनोमिनेटर में लिया है तो राइट साइड पे भी हम डिनोमिनेटर में लेंगे इसकी साइड। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, डीई बाय बी सी इज इक्वल्स टू ए डी किसकी इक्वल है 5 सेंटीमीटर और ए बी है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसकी रेशियो। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी में रेशियो फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए डी ई के एरिया को हम कह देते हैं A1 और ए बी सी के एरिया को कह देते हैं हम A2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 डिवाइडेड बाय A2।
तो ये किसके इक्वल होता है? अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो उनके एरिया की रेशियो किसकी इक्वल होती है? उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड एक हम ले लेते हैं AD और दूसरे की AB, और इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके एरियाज में रेशियो आ जाएगी। A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू, ये 5 है और ये है 8, तो A1 बाई A2, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। पार्ट सी है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 256 सेंटीमीटर। ठीक है, ABC का एरिया हमें A2 गिवन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A1 हमने फाइंड आउट किया है। अभी हमने पार्ट बी में देखा था A1 बाय A2, ये किसके इक्वल आया था? 25 बाय 64 के इक्वल। तो इसी को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 256, 25 बाय 64, ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 25 बाय 64 इंटू 256। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 के साथ, तो ये आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 64, तो ये कैंसिल होके 100 आ जाएगा। तो A1 क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट डी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया। अब ये फाइंड आउट करने का इजी मेथड क्या है कि आप ये जो लार्जर ट्राइंगल है इसका एरिया में से ये वाला पार्ट आप माइनस कर लें। ठीक है, ये वाला पार्ट जैसे ही आप माइनस करेंगे मीन्स कि ये स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया, ये आपके पास D है, ये जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE is equals to area of triangle ABC minus area of triangle ADE। ABC का एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और ADE का हमने फाइंड आउट किया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस होके आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। Part 3 है an earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale and another earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? ठीक है, क्या कहा जा रहा है आपको? 1920 के अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 8.5 और 1923 के अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 7.8। तो आपने कंपेयर करना है कि 1920 में 1923 की निस्बत कितना स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक था, और फार्मूला आपको इसके लिए गिवन है, मींस कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू log I बाय I नॉट। ठीक है, ये I इंटेंसिटी है आपके पास, तो लेट कर देते हैं I1 be the intensity of earthquake in 1920 and I2 be the intensity of earthquake in 1923। तो फार्मूला हम यूज कर लेंगे, मैग्नीट्यूड हमें क्या गिवन है? log I बाय I नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए 1920 के लिए मैग्नीट्यूड M1 ले लेते हैं, तो M1 हमें क्या गिवन है? 8.5 log I1 बाय I नॉट। तो
तो लॉग की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं दोनों के साथ, जब लॉग को सेपरेट करेंगे तो ये डिवाइड का साइन क्या बन जाएगा, माइनस। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह से हम m2 लिखेंगे 1923 की मैग्नीट्यूड log I2 बाय I0। तो 1923 में मैग्नीट्यूड क्या थी अर्थक्वेक की, 7.8। log I2 हमें log I2 बाय I0। यहाँ भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, log I2 माइनस log I0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, log I0 को हमें कैंसिल आउट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा 8.5 इज इक्वल्स टू log I1 माइनस log I0। इसी तरह 7.8 इज इक्वल्स टू log I2 माइनस log I0। अब हम इनको माइनस करेंगे, माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे इन सब के। 8.5 माइनस 7.8, तो ये आ जाएगा 0.7। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा log I1 माइनस log I2। अब ये दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये I1 और I2 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, मींस के इसकी इंटेंसिटी I1 थी और इसकी इंटेंसिटी I2 थी। ठीक है, तो हम I1 को लिखेंगे इन टर्म ऑफ I2। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले लॉग को खत्म करना होगा, बोथ साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 और एंटी लॉग ऑफ log ऑफ I1 बाय I2। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 5.01 और यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, I1 बाय I2। ठीक है, मीन्स के अगर हम इसको इस तरह से लिखें, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू 5.01। अब I2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू 5.01 I2। मीन्स के ये तकरीबन 5 टाइम्स ग्रेटर था, मीन्स के 1920 का अर्थक्वेक अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम ग्रेटर था 1923 के अर्थक्वेक से। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है, इन अ बैग विथ 10 balls there are 7 blacks and 3 white balls, if one ball is selected at random from bag calculate। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक बैग है जिसमें टोटल 10 बॉल्स हैं, उन 10 बॉल्स में से 7 ब्लैक बॉल्स हैं, मीन्स कि ये 7 आपके पास हैं ब्लैक बॉल्स और 3 वाइट बॉल्स हैं। तो आपने पार्ट ए में फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वाइट बॉल, कि जो बॉल हम सेलेक्ट करें वो वाइट बॉल हो, और बी पार्ट में फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। और पार्ट सी है द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, मीन्स कि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सॉल्व कर देते हैं पार्ट ए को। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी थी, 10, ब्लैक बॉल्स हैं 7
और वाइट हैं 3। तो लेट कर देते हैं इस इवेंट को, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल दैट द वाइट बॉल इज सिलेक्टेड। ठीक है, मीन्स के एन ए किसके इक्वल होगा, व्हाइट बॉल है हमारे पास, ए इवेंट क्या है कि व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड। तो व्हाइट बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 3 हैं, और टोटल बैग में बॉल्स कितनी हैं, 10 हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, जो कि है एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए क्या है 3 और एन एस है 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट पार्ट बी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल। तो इस इवेंट को हम बी का नाम देते हैं, लेट बी बी द इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड। तो टोटल कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, 7 है। तो एन बी क्या हो जाएगा 7, और टोटल बैग में बॉल्स कितनी हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 0.7। नेक्स्ट हम पार्ट सी फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.7 और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.3। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। पार्ट 4 है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी गिवन है, आपने इसके सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन पर शो, तो आपने इसके सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं इनइक्वालिटी का, 3x प्लस 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 माइनस 3x प्लस 2। और फिर नेक्स्ट ये पार्ट लेंगे, 5 माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6x माइनस 10। इन दोनों को हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और एंड में इनके रिजल्ट को कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में 3x प्लस 5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6। अब हम वेरिएबल टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, माइनस 3x लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 3x बन जाएगा, और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे रखेंगे। अब ये 5 लेफ्ट साइड पे था तो इसको राइट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 5 बन जाएगा। 3 प्लस 3 6, 6x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 6। अब 6 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस 1। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 3x माइनस 3 टू जा 6। अब यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 10। अब वेरिएबल टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे, अब ये माइनस 3 है तो राइट साइड पे जा, अब हम वेरिएबल टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस 3x ये प्लस 6 है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 6 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे माइनस 6 राइट साइड पे जाके प्लस 6 प्लस 5 राइट साइड पे जाके माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस
तो ये -3 और -6, -9x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, तो 6 - 5 1 और -10 + 1 ये आ जाएगा -9। अब -9 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है, डिवाइड होने के लिए, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये आ गई आपके पास नंबर लाइन 0 1 2 3 एंड अप टू सॉन इन्फिनिटी। इसी तरह -1 -2 -3 एंड अप टू सॉन माइनस इन्फिनिटी। इनकी स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए -1 ये है आपके पास -1 -1 से लेस, ठीक है, मीन्स कि x क्या है, छोटा है -1 से, ठीक है। लेस नंबर हमारे पास किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको फिल करेंगे, ठीक है। अगर इक्वालिटी का साइन मौजूद ना होता तो यहाँ पर हम हॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इक्वालिटी का साइन मौजूद है तो हम इसको फिल करेंगे। अब ये क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, 1 आपके पास ये है, ठीक है। अब 1 से ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर किस तरफ है, राइट साइड पे। अब यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन मौजूद है, तो इस सर्कल को हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज x² + 5x + 4 इंटू x² + 5x + 6 - 3, ठीक है। इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है, x² + 5x + 4 इंटू x² + 5x + 6 - 3। अब इसमें देखें x² + 5x, x² + 5x दोनों में सेम है, तो इसको हम लेट कर देंगे y के इक्वल। अब x² + 5x को रिप्लेस कर देंगे y के साथ, इसकी जगह हमने लिख दिया y, फिर आगे है +4, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, अब इसकी जगह भी y +6, लास्ट में है -3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे y +6 के साथ, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y +6 के साथ, और लास्ट में है -3। y और y मल्टीप्लाई होके y², और ये 6y, 4 और y मल्टीप्लाई होके 4y, 4 6 24 और -3, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 6 + 4 10 y और 24 - 3 21। अब हमें 21 के दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आए और ऐड करके 10। ऐड करके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 21 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, इसलिए उन दोनों को प्लस करके ही हमारे पास 10 आना चाहिए। तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके 21 आता है और 7 और 3 को ऐड करके 10 आता है, तो यहाँ आ जाएगा। अब हम मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक कर देंगे, 10 को ब्रेक कर देंगे 7 और 3 में, 7y + 3y + 21। अब फर्स्ट रो में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे, यहाँ से y रह जाएगा और यहाँ से 7। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन गया तो y रह गया, 3 7 21 तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में से y + 7 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या रह जाएगा y, यहाँ से y + 7 कॉमन गया तो +3 रह जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x² + 5x के साथ, जो स्टार्ट में हमने लेट किया था, x² + 5x और ये है +7। अब यहाँ भी y को पुट कर देंगे, x² + 5x और +3, तो ये हो गया इसकी फैक्टराइजेशन। पार्ट 5 है वेरीफाई दैट √1 - cos थीटा by 1 + cos थीटा इज इक्वल्स टू sin by 1 + cos थीटा। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। अब देखें, अगर राइट हैंड साइड पर हम देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है, वो क्या है, sin थीटा by
1 प्लस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 प्लस कॉस थीटा है और राइट हैंड साइड पर भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है। मीन्स के हमें क्या चेंजिंग करनी है, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट को खत्म करना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर से स्क्वायर रूट को खत्म करना है। वो किस तरह से होगा, अगर हम इसका होल स्क्वायर बना दें। ठीक है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। देखें 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये स्क्वायर रूट के साथ इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये मैंने काम खुद से किया तो इसका ऑपोजिट काम भी करना पड़ेगा, मीन्स के इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखें ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मीन्स के a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स के दो सेम टर्म्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ साइंस का डिफरेंस हो तो हम फार्मूला क्लोज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ भी क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर होल स्क्वायर हमने बनाना था तो ये होल स्क्वायर बन गया क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। अब देखिए ये क्या आ गया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होगा, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर्स को हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें चाहिए था। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 12। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 1 मीटर देन फाइंड द पेरीमीटर। आपको एक साइड की लेंथ भी गिवन है 1 मीटर है, आपने इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो एक्सटीरियर एंगल आपको क्या गिवन है, 12 डिग्री। ठीक है, और आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। मीन्स के हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें n मालूम हो जाए। ठीक है, n हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से। हमें पता है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल मीन्स के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मीन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये फिक्स होता है 360 डिग्री। ठीक है, और हमें एक एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल ये कितना गिवन है, 12 डिग्री। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स मींस के n फाइंड आउट करने हैं। तो n किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स
डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, मीन्स कि टोटल को जब हम डिवाइड करेंगे एक एक्सटीरियर एंगल के साथ तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मालूम हो जाएंगे, मीन्स के n मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। तो n किसके इक्वल आ जाएगा? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है? 360 डिग्री, मीन्स के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और एक जो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है वो 12 डिग्री है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी 12, 3 सा 36 और 0, तो ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30। तो n हमारे पास क्या आ गया है? 30। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसी के लिए हमने n फाइंड आउट किया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो n किसके इक्वल है? 30 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 30 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा 5040 डिग्रीज। नेक्स्ट क्या है? इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 1 मीटर देन द फाइंड ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। नंबर ऑफ साइड्स n हमने फाइंड आउट किए हैं, वो क्या है? 30, और एक साइड की लेंथ हमें कितने गिवन है? 1 मीटर, तो 30 वन सा 30, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 30 मीटर। पार्ट 6 है द लाइन ए बी एंड सी डी विद द कोऑर्डिनेट ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड के, ठीक है। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको क्या कहा गया है? कंडीशन क्या गिवन है कि ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी सी और डी परपेंडिकुलर हैं। आपने फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू जो कि डी के कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट है 8k, ए के कोऑर्डिनेट है 03, बी के कोऑर्डिनेट है 28 और सी के कोऑर्डिनेट है 310। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे ए बी और सी डी की स्लोप, क्योंकि हमें पता है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स में, तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ए बी की स्लोप को हम कह देते हैं m1 और सी डी की स्लोप को कह देते हैं m2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी m1, ठीक है। फार्मूला क्या है स्लोप का? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये होगा आपके पास x1 y1 x2 y2। y2 है आपके पास 8 और y1 है 3, x2 है 2 और x1 है 0। तो 8 माइनस 3 5 और 2 माइनस 0 2, तो m1 के आगे है 5/2। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ सी डी, इसको हम नाम दे देते हैं m2 का। तो फार्मूला सेम रहेगा। अब हमारे पास ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो m2 y2 क्या है? k और y1 क्या है? 10। इसी तरह x2 8 और x1 3। तो k माइनस 10 तो एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हम कंडीशन यूज करेंगे, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अब m1 क्या है? 5/2 और m2 क्या है? k माइनस 10/5 इज इक्वल्स टू -1।
5 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k माइनस 10 माइनस 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू -2। अब ये -10 चला जाएगा राइट साइड पे तो +10 बन जाएगा। k इज इक्वल्स टू -2 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 8। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -1 0। ठीक है, आपने एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसके बारे में दो कंडीशंस आपको गिवन है कि ये लाइन पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से ये लाइन पास कर रही है। उसके अलावा एक पॉइंट गिवन है -1 0 जो कि इस पॉइंट पर जो कि इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से आपने फाइंड आउट करनी है ये इक्वेशन। इन दोनों की हेल्प से आपने ये फाइंड आउट करनी है इस लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशंस हमें क्या गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 होगी। और x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये 2y राइट साइड पे जाके, ये -2y राइट साइड पे जाके +2y और +3 है तो -3। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब ये यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, यूजिंग इन इक्वेशन 1। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, आपको जो मेथड इजी लगता है वही अप्लाई करें और इन दोनों की और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करें। अब ये इक्वेशन 1 में पुट करूंगी 2y माइनस 3 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, y माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 6 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6y प्लस 2y ये आ जाएगा 8y और -9 और +1 ये -8 इज इक्वल टू 0। 8y इज इक्वल टू -8 राइट साइड पे जाके +8 हो जाएगा, 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 8/8 कैंसिल आउट होके 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, y की वैल्यू 1 पुट कर ली तो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। तो x की क्या वैल्यू आ गई है -1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया है -1 एंड 1 और दूसरा पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। अब अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो जो कि एक लाइन पर लाई करते हैं तो हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन की। वो किस तरह है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम स्लोप का फार्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये फॉर्म यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और इसको हम ले लेते हैं x2 y2। तो y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल्स टू y2 है 1 और y1 है 0, x2 है -1 और x1 भी है -1 और x माइनस
x1 क्या है माइनस, y माइनस 0 y हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, x ये भी माइनस माइनस प्लस 1। अब 0 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके x + 1 ये आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये टोटली 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, x + 1 = 0, या हम ये भी कह सकते हैं x = -1। पार्ट 7 है, अ कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ न्यू सेल फोन टावर सो दैट is equidistant from the two existing towers located at point P and Q. Find the equation of locus where the new tower should be placed. क्या कहा जा रहा है कि एक कंपनी है जो कि न्यू सेल फोन टावर इंस्टॉल करना चाह रही है, वो ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना चाह रही है कि दो पॉइंट्स हैं जहां पर P और Q, वो कहाँ इंस्टॉल करना चाह रही है इसको कि जो ऑलरेडी टू टावर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉइंट P और पॉइंट Q पर, ठीक है, उन दोनों से ये जो नया वाला टावर है वो इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है। तो आपने लोकस फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर नया टावर इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है, उसका लोकस फाइंड आउट करना है। अब देखिए P और Q को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन का, वो उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देती हूँ, ठीक है। अब इस पर तमाम पॉइंट्स जो है ना वो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो इस टावर के लिए जो लोकस होगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले तो हम क्या कहेंगे, सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P and Q, so locus of tower, new tower will be perpendicular bisector, ठीक है। पहले तो आप ये बताएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है P और Q से इक्वी डिस्टेंस होता है, इसलिए लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उस इक्वेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, या दो पॉइंट चाहिए होंगे जो कि उस लाइन पर लाई कर रहे हो, या फिर एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होगी उस लाइन की, ठीक है। हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ये पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट है जहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करता है, और मिड पॉइंट हम पी क्यू की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमें ये पता है चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पी क्यू इन दोनों के दरमियान, दूसरी ये बात हमें पता है कि ये लोकस और पी क्यू आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो अगर हम स्लोप फाइंड आउट कर लें पी क्यू की, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप, ठीक है, -1/m1। पी क्यू की स्लोप अगर m1 है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो इस तरह से हम पॉइंट और स्लोप दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं, और पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2 और 5 हैं, और Q के कोऑर्डिनेट हैं 8, 3। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये आ जाएगा 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4।
तो मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया है 5 और 4। नेक्स्ट हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है पी क्यू की। स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको हम m1 कह देते हैं। अब स्लोप का क्या फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम कह देते हैं x1 y1 और ये कह देते हैं x2 y। अब y2 क्या है 3 माइनस y1 है 5, x2 है 8 और x1 है 2। 3 माइनस 5 माइनस 2, 8 माइनस 2 6, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा -1/3। तो इसकी स्लोप क्या आ गई है -1/3। तो अब हम पी क्यू की स्लोप की हेल्प से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको m2 का नाम दे देंगे। तो ये परपेंडिकुलर होती है इसलिए m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो m2 इज इक्वल्स टू -1/m1 क्या है -1/3। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा -3/1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 3, तो m2 किसके इक्वल आ जाएगा 3। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता हुआ एक पॉइंट भी हमें मालूम हो गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप भी मालूम हो गई। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट passes through midpoint 5 4 with slope m2 is equals to 3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, यहाँ हमने स्लोप को m2 कहा है तो m2 लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास होगा x1 और ये होगा y1। तो y माइनस y1 है 4, स्लोप 3 है, x माइनस x1 है 5। तो y माइनस 4 3x माइनस 3 5 15, -4 राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 प्लस 4। तो y किसके इक्वल आ जाएगा 3x माइनस 15 प्लस 4 -11। तो ये आ गया आपके पास लोकस ऑफ न्यू टावर। तो ये आ गया आपके पास लोकस ऑफ न्यू टावर। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट क्रॉसेस द लाइन दिस एट राइट एंगल एट अ पॉइंट 3 1। क्या कहा जा रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन के और इस लाइन के बारे में हमें कंडीशन क्या गिवन है, ये लाइन राइट एंगल पर है, मींस के परपेंडिकुलर है किस लाइन के, ये वाली लाइन के। ठीक है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। और किस पॉइंट पर है ये परपेंडिकुलर 3 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 और 1 इस तरह से। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये वो लाइन है, ये हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है और ये वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है और ये बताया गया है कि ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर है 3 1 पर। ठीक है, तो हमें चाहिए होता है अगर हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए या 2 पॉइंट या 1 पॉइंट और स्लोप रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो हमें मालूम है जो कि इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब या हमारे पास दूसरा पॉइंट होना चाहिए या स्लोप होनी चाहिए उस लाइन की। तो पॉइंट तो हमें गिवन नहीं है लेकिन हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से।
ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन की स्लोप को अगर हम m1 कहते हैं और इसकी स्लोप को हम m कहते हैं, तो हमें पता है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। या फिर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है, इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल। इस तरह से m1 अगर हम फाइंड आउट कर लें तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, -1/m1। तो इस तरह से हमें इसकी स्लोप भी मालूम हो जाएगी और पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसको कंपेयर कर देंगे पॉइंट स्लोप, इसको कंपेयर कर देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, स्लोप m क्या है, x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2। यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, y सेपरेट है, y का कोफिशिएंट 1 है और बाकी दोनों टर्म्स राइट साइड पर है, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से स्लोप किसके इक्वल आ रही है, m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इसको हम कह देते हैं m और इसको हम कह देंगे m1, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हेल्प से हम स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको हम m1 कह देते हैं, जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो ये आ जाएगा -1/2। अब हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू किस पॉइंट में से पास कर रही है, 3, 1 में से, विथ स्लोप m1 इज इक्वल टू -1/2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये आपके पास x1 है और ये y1 है, तो y माइनस y1 1 है और स्लोप -1/2, x माइनस x1 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 2y माइनस 1 इज इक्वल, तो -1 x माइनस 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 2 1 जा 2, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों टर्म्स हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, -x है, +x +3 है तो -3। पहले हम x वाली टर्म्स को लिखेंगे, फिर y और फिर कांस्टेंट, -2 और -3, -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। पार्ट 8 है, इफ सेट A इज इक्वल टू 1 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 2 4। A पार्ट है राइट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। B पार्ट है फाइंड रिलेशन R1 सच दैट ऑर्डर पेयर XY X such that belong order pair XY such that X belong to A, Y belong to B and X is greater than Y। ठीक है, आपको दो सेट्स गिवन हैं A और B, आपने उनका फर्स्ट पार्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मींस के A क्रॉस B। तो पहले A के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 क्रॉस B के एलिमेंट 2 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है। और ये हम किस तरह से लिखते हैं, पहले फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, उसको सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं। पहले 2 के साथ लिखेंगे और फिर 4 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट लेते हैं और इसको सेकंड के दोनों एलिमेंट्स के साथ बारी बारी लिखते हैं, पहले 2 के साथ और फिर 4 के साथ। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपने रिलेशन R1 फाइंड आउट करना है और उसकी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वो वाले ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y, मींस कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर R1 में तो हम A क्रॉस B में देखेंगे कि कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो फिर R1 में आ जाएंगे, ठीक है। मींस कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लेस है, यहाँ भी लेस है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा 3 and 2। और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लेस है सेकंड एलिमेंट से, तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3 and, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आएगा 3 2। तो ये आ गया आपके पास R1। इसी के साथ चॉइस का क्वेश्चन है, अ पेयर कॉइन इज टॉस्ड 150 टाइम्स एंड हेड कम्स अप 70 टाइम्स, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड, आल्सो फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल। क्या कहा जा रहा है कि एक फेयर कॉइन है जिसको 150 टाइम्स टॉस किया गया है और इन 150 में से 70 टाइम्स आपके पास हेड आया है, मींस के 70 के अलावा बाकी जितने भी बच गए हैं 80 टाइम्स वो टेल आया है। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, आल्सो फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल, और टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अकरिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इन एन एक्सपेरिमेंट। तो हम किसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले हेड की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, तो हेड आने के, तो हेड कितने टाइम्स आया है, 70 टाइम्स, और टोटल हमने कितने टाइम्स टॉस किया है, 150 टाइम्स। तो इनको हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.47, ठीक है। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे टेल की, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। अब टेल कितने टाइम आया, टोटल हमने 150 टाइम्स टॉस किया था जिनमें से 70 टाइम हेड आया है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास टेल पता चलेगा कि टेल कितनी दफा आया है, और डिवाइडेड बाय टोटल हमने कितनी दफा टॉस किया है, 150 टाइम्स, ठीक है। हेड्स का तो हमें पता है 70 टाइम्स आया, टेल का नहीं पता,
टोटल 150 था, 150 में से हेड को हम माइनस करेंगे तो टेल का पता चल जाएगा कि टेल कितने टाइम्स आया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल, इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 80 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ जाएगा 0.53। पार्ट टाइम है इफ a is equals to 4a square b and b is equals to 6ab square, then show that a into b is equals to LCM into HCF। ठीक है, ए और बी आपको गिवन है, आपने प्रूफ करना है कि इनका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। 4a स्क्वायर इंटू बी, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2, और a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए की फॉर्म में, और ये आ जाएगा b। नेक्स्ट है b, b किसके इक्वल है, 6a b स्क्वायर, 6 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 3, और फिर a b स्क्वायर है तो b 2 टाइम्स आ जाएगा। अब हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 2, ये कॉमन आ रहा है एक दफा, इसके अलावा a कॉमन आ रहा है, और इसके अलावा ये b कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया, 2ab। और अनकॉमन फैक्टर जो कि कॉमन नहीं है, इसके अलावा जो बच गए वो सारे अनकॉमन में चले जाएंगे, 2 इंटू 3 a और b, तो ये क्या बन गया, 2 3 जा 6 a b। अब HCF के किसके इक्वल होता है, HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर आते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 2ab। और LCM में क्या होता है, LCM में कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट आता है। कॉमन है 2ab और अनकॉमन है 6ab, तो ये क्या बन जाएगा, 6 2 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, b और b मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर। अब हमने HCF और LCM फाइंड आउट कर दिया है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे जो कि हमने प्रूफ करना है। a इंटू b, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a इंटू b। a है हमारे पास 4a स्क्वायर b, और b है 6a b स्क्वायर, 4 6 24 a स्क्वायर और a पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, b इंटू बी स्क्वायर, इसकी भी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3, तो ये आ गया 24a क्यूब b क्यूब। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम किसके इक्वल आया है, 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, और एचसीएफ है 2ab। 12 इंटू 2 24 a स्क्वायर इंटू a, यहाँ पावर 1 है, 2 + 1 3, b स्क्वायर इंटू b, यहाँ भी 2 + 1 3, तो ये भी आ गया 24a क्यूब b क्यूब, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ चॉइस का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय द शॉप ऑन डिफरेंट डेज आर 6 8 6 5 7 6 9। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है रॉ फॉर्म में, फाइंड करना है मॉड, मीडियन एंड मीन। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं मॉड। तो मॉड कौन सी वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा डाटा में रिपीट होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू आ रही है, 6 जो है हमारे पास 1 2 3 टाइम्स आ रहे हैं, इसके अलावा 8 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम और 9 भी। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, 6, तो हम क्या कहेंगे, सिंस 6 इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा, so mod is equals to 6। नेक्स्ट है मीडियन।
मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 है, उसके बाद 6 है और 6 3 टाइम्स आ रहा है, और फिर 7 8 और 9। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये ऑड वैल्यूज का डाटा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कितनी वैल्यूज हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो ऑड वैल्यूज के लिए मीडियन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रुथ वैल्यू ऑफ डाटा। अभी हमने काउंट किया था ये कितनी वैल्यूज थी, 7, तो n की जगह हम पुट कर लेंगे 7, 7 प्लस 1 बाय 2। तो 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो जो डाटा की फोर्थ वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन होगा। तो फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, ये। तो मीडियन किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और मॉड भी आपके पास 6 के इक्वल है। लास्ट पार्ट सी है आपके पास मीन। तो मीन किसके इक्वल होता है, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, वो होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का क्या मतलब है, ये जितने भी आपको वैल्यूज गिवन है इन सबका सम फाइंड आउट करना है। 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 7। तो इनका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 47 डिवाइडेड बाय 7, इनको हम डिवाइड करेंगे तो मीन आपके पास आ जाएगा 6.7। इसी के साथ इस पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी वीडियो का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।